लेकिन अंसारी परिवार से कोई भी आएगा उसको एक तरफा जिताने का काम हम करेंगे जी। वहीं गाजीपुर की कुछ जनता बोलती है कि सबसे ज्यादा विकास मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है, बीजेपी ने किया है। मनोज सिन्हा ने और भाजपा ने अगर किया होता तो भाजपा हारती वहां से। अगर उन्होंने करा होता, भाजपा हर जगह से जीत रही थी, तो वहां से क्यों हार गई भाजपा? किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा गाजीपुर में चुनाव को देखते हुए? ये गाजीपुर की जनता बोल चुकी है कि चुनाव एक तरफा होने वाला है। उन्होंने ये बोला है कि मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा, अगर मसीहा है तो इतने आपराधिक मामले क्यों? देखिए, कभी कभी मसीहा जो हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अभी हम किसानों के लिए लड़े थे किसान आंदोलन में, जिसमें किसानों को इनके गृह राज्य मंत्री ने कुचलने का काम किसानों किया था थार से, तो उसके लिए हम लड़ाई लड़े। तो हमारे ऊपर मुकदमे हुए कि नहीं हुए? तो ऐसे मुकदमे उन्होंने केवल शोषितों, वंचितों और दलितों के लिए लड़ाई लड़के ली थी। जनता जानना चाहती है कि इंडिया गठबंधन से कौन वो बड़ा चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेगा? जो भी रहेगा वो वर्तमान प्रधानमंत्री से लाख गुना बेहतर रहेगा, और वर्तमान प्रधानमंत्री जो है उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे रहेंगे और 12वीं फेल तो नहीं रहेंगे। इतना हम भरोसा दिलाते जनता को कि 12वीं फेल हमारा प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। मित्रों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और धीरे धीरे अब लोकसभा प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए अंशिका पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, आजमगढ़, बनारस, घोसी, बस्ती, अंबेडकर नगर, इन जिलों में क्या होने वाला है? इन जिलों में भाजपा जो है उनका जमाना जब्त होने वाला है, उनकी पार्टी नेस्तानुभूत होने वाली है जी। अच्छा, गाजीपुर जिले की बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले चर्चाएं थी, मुख्तार अंसारी का कांड आप सुनी होंगी, और अफजाल अंसारी उनके बड़े भाई चुनाव लड़ रहे हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिया, पारसनाथ राय, जो कि संघ के कहीं न कहीं कार्यकर्ता थे और बड़े पुराने नेता हैं, मनोज सिन्हा के बड़े करीबी हैं। क्या कहेंगी, किस तरीके से फाइट करेंगे? अब जैसा मनोज सिन्हा का नाम मुख्तार अंसारी जी के हत्या में आया था, मुख्तार अंसारी ने खुद उनका उल्लेख किया, उनके नाम का, कि इन्होंने, और 2-3 लोग का और नाम उन्होंने डाला था कि इन्होंने इनको स्लो पॉइजन देने का काम किया है। तो क्या मानती हैं कि मुख्तार अंसारी क्या हुई या फिर सामान्य मौत है, हार्ट अटैक है? नहीं, कोई सामान्य मौत नहीं है, उनको स्लो पॉइजन दिया गया था और उन्होंने उसका जिक्र माननीय न्यायालय को कर दिया था अपने देहांत के 2-3 दिन पहले। और आप ये बताइए, जिसको आपने आईसीयू में रखा है उसको आपने उसी रात कैसे जेल में डालने का काम किया, जिसकी तबीयत इतनी खराब है, जो आदमी बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पाई, नसें सिकुड़ रही हैं, नसें फट रही हैं, आप उसको आप उसको आईसीयू से जेल में तुरंत डालने का काम कैसे कर सकते हैं? मतलब कि ये सरकार द्वारा ये पहले से रचना की गई थी कि इनकी क्या करानी है, इनके थ्रू, क्योंकि इनका व्यक्तिगत मामला जो था वो गड़बड़ था। पहले से व्यक्तिगत संबंध इनके अच्छे नहीं थे, दुश्मनी चलती आ रही थी। किससे दुश्मनी चलती रही? अभी भाजपा में माननीय बने बैठे कुख्यात अपराधी, जिनको कहा जाए कुख्यात माफिया, अंडरवर्ल्ड डॉन के शार्प शूटर, ऐसे लोग हैं भाजपा में जिनको खत्म करना चाहते थे माननीय मुख्तार अंसारी, क्योंकि ये लोग बहुत उत्पीड़न करते थे गाजीपुर के गरीब शोषित लोगों का, तो वो उनको हटाने का काम करना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने उनको पोसा पाला और अभी माननीय बिठा दिया। ये लोग अगर ये एक बड़े लेवल के नेता के लिए ये ऐसा कर सकते मर्डर, तो ये जनता के लिए बिल्कुल भी ये अच्छे जनप्रतिनिधि और जनता असुरक्षित है इनके हाथों में जी। क्या मानते, क्या हुआ? जी बिल्कुल क्या हुआ है। मरने वाले आदमी ने जब पहले बोल दिया है, सरकार पता नहीं क्यों रुकी हुई है, क्योंकि उनके भाजपा के हैं। सरकार को तुरंत एक्शन लेना है, उनको जेल में डालने का काम करना चाहिए था पहले ही। लेकिन इस बात का कहीं उल्लेख नहीं हुआ कि स्लो पॉइजनिंग या फिर जहर देने की, कहाँ से बातें उठने लगी? जी आज नहीं तो कल पहले कुछ चर्चाएं चली थी कि वो फ़ोन की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई, और जब उस पूरे कॉल रिकॉर्डिंग को देश के सभी लोग सुने तो उसमें कहीं जहर देने की बात की चर्चा तो नहीं हुई है? जी हो सकता है कि उन्होंने वो दिखाया ही ना हो, उतना पूरा वायरल ही ना होने दिया हो।
ये तो सब कुछ इनके कब्जे में है, सोशल मीडिया पूरा। तो ये कैसे होने देंगे? अब क्योंकि सरकार इनकी है तो ये उजागर भी नहीं होने देंगे। लेकिन जहाँ तक हमको भरोसा है कि आज नहीं तो कल इनकी जब सरकार जाएगी तब इस मामले को खोला जाएगा और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबके सामने होगा, जनता के सामने। मुख्तार अंसारी को क्या मानती हैं आप, मसीहा या फिर माफिया? जी वाह, जनता के अनुसार और हमारे अनुसार जितना हमने उनका काम देखा है, उनकी जनता की सेवा करने की जो लालसा थी, जो उनका जो इंटरेस्ट था जनता की सेवा करने का, तो यही लगता है कि वो मसीहा थे। वो केवल सामंतवादी ताकतों से लड़ने का काम किया और उसका ही उनको दंड भुगतना पड़ा। वर्ष 2001 को ले लीजिए, गाजीपुर का उसरी चट्टी कांड, जहाँ पे तकरीबन सैकड़ों राउंडिंग से ज़्यादा फायरिंग हुई थी, चौराहे पे लोग नहीं नज़र आ रहे थे। इस प्रकार का किसी ज़िले का माहौल होना, दो गुटों में इस प्रकार से गोलीबारी होना और वहाँ के स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं भय व्याप्त होना, इस माहौल को किस तरीके से देखते हैं? जी, माहौल को इसी तरीके से देखते हैं कि अभी ये लोग तो उसका कोई निवारण किया नहीं इन्होंने, उस केस को इन्होंने खोला नहीं, उस केस से अपराधी जो थे उनको बंद किया नहीं, बल्कि उनको चुनाव लड़ाने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया है भाजपा ने। तो कैसे उम्मीद की जा सकती है? उसरी चट्टी कांड में जो मुख्य आरोपी थे वो कौन थे? भाजपा ने कभी नाम लिया? भाजपा वालों ने कभी नाम नहीं लिया। भाजपा ने केवल यही कहा कृष्णानंद राय की मुख्तार अंसारी ने की, लेकिन उस समय वो जेल तक माननीय न्यायालय ने उनको बाइज्जत भरी किया था उस केस के लिए। वर्ष 2001 में जहां उसरी चट्टी कांड होता है, मुख्तार अंसारी और दो गुटों में गोलियां चलती हैं और उसके ठीक 4 साल बाद 29 नवंबर 2005 को उसरी चट्टी के आसपास 400 से 500 राउंड फायर होता है। कृष्णानंद राय की हो जाती है, उनके शरीर से तकरीबन 60 गोलियां निकाली जाती हैं। ये किस प्रकार का माहौल हो सकता है? क्या उन लोगों को जिनके द्वारा ये कराया जाता है उन्हें मसीहा कहा जा सकता है? ये किसके द्वारा कराया गया ये अभी साबित नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय ने उनको बरी कर दिया था, तो जो साबित नहीं हो तो इल्ज़ाम लगाने का कोई मतलब नहीं है। बिना मतलब के, बिना तथ्य के किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता है। जो प्रूफ है, जो सबूत है वो किसके खिलाफ था, इसको भी उजागर करने का काम भाजपा को करना चाहिए कि उससे इन जितने दंगे हुए हैं, जितनी हत्याएं हुई है, चाहे उसरी चट्टी कांड में हत्या हुई हो, चाहे कृष्ण हत्या कांड में जितनी हत्याएं, उसके पीछे जो मेन आदमी है, जो मेन अपराधी है, वो कौन है, ये भाजपा कभी उजागर नहीं करेगी क्योंकि वो भाजपा का आदमी है। 2005 में मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी होती है और तब से लेकर के वो मौत तक जेल में रहे। कुछ केस में उनको सजा भी हुई थी, जेल से बाहर नहीं आए। 65 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें से 18 के मामले थे। तो इसमें क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि माफिया या मसीहा? अगर मसीहा है तो इतने आपराधिक मामले क्यों? देखिए, कभी कभी मसीहा जो हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अभी हम किसानों के लिए लड़े थे किसान आंदोलन में, जिसमें किसानों को इनके राज्य मंत्री ने, गृह राज्य मंत्री ने कुचलने का काम किसानों को किया था थार से, तो उसके लिए हम लड़ाई लड़े। तो हमारे ऊपर मुकदमे हुए कि नहीं हुए? तो ऐसे मुकदमे उन्होंने केवल शोषितों, वंचितों और दलितों के लिए लड़ाई लड़के ली थी, और कुछ मुकदमे उनके ऊपर फर्जी डाले गए थे। हाँ, 18 हत्या के मामले थे, तो क्या लड़ाई लड़ना इस तरीके से कि हत्या के मामले दर्ज हो जाए? देखिए, अब उमर अंसारी का आपने इंटरव्यू सुना था, जो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं, तो उन्होंने ये बताया अपने इंटरव्यू में कि मेरे ऊपर उस टाइम के मुकदमे हैं जब मैं पेट में था, मैं पैदा तक नहीं हुआ था, उस टाइम के मुकदमे मेरे ऊपर हैं। ताली बजाने के मुकदमे मेरे ऊपर हैं। मेरी उनके मुख्तार अंसारी के पत्नी पे मुकदमे 500 रुपये चोरी के मुकदमे हैं, जिसकी वजह से उनको वांटेड बनाया गया है। आप ये बताइए किस तरीके का अपराध हो गया? ऐसे तो बहुत लोग घूम रहे। क्या केशव प्रसाद मौर्य पे वो मुकदमा नहीं चल रहा है? क्या ये ब्रिजेश सिंह पे नहीं चल रहा है? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह पे पॉस्को एक्ट नहीं लगा हुआ है? तो इन्हें क्या अपने ये क्या बोलते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हमारे तड़ी पार नहीं है? आखिर इन पे कब कार्रवाई की जाएगी? अच्छा, क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी के मौत के बाद किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा गाजीपुर में चुनाव को देखते हुए? ये गाजीपुर की जनता बोल चुकी है कि चुनाव एक तरफा होने वाला है। उन्होंने ये बोला है कि मुख्तार अंसारी का तो इन्होंने कर दिया, लेकिन अंसारी परिवार से कोई भी आएगा उसको एक तरफा जिताने का काम हम करेंगे। जी। वहीं गाजीपुर की कुछ जनता बोलती है कि सबसे ज्यादा विकास मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है, बीजेपी ने किया है। मनोज सिन्हा ने और भाजपा ने अगर किया होता तो भाजपा हारती वहाँ से। अगर उन्होंने करा होता, भाजपा हर जगह से जीत रही थी, तो वहाँ से क्यों हार गई भाजपा आखिर?
आखिर इस तरीके से अगर वो उनको बोला जाता है कि फिरौती करते हैं, डराते धमकाते, तो जनता तो उनके लिए नहीं रोती। फिर जनता तो खुश होती ना जब एक माफिया मरता है। तो कहाँ की जनता है, कहाँ के गांव वाले आ जाते हैं जो रोते हैं, जो अफसोस करते हैं, जो भाजपा को इल्जाम लगाते हैं भाजपा ने कराया। ऐसी कौन सी जनता है जो माफिया के लिए। अच्छा, वहीं के लोग कहते हैं कि जब उनकी मौत होती है तो वो लोग एक दिन पहले आ जाते हैं और बुलावा उनको भेजा जाता है, और इनका संगठन है, एक सूचना पे लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्या कहेंगे? किनका संगठन? मुख्तार अंसारी के मौत के बाद संगठन इनका इतना मजबूत है कि एक सूचना पे लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये गाजीपुर के कुछ लोगों का बयान है। किसी के सूचना पे कोई इकट्ठा नहीं होता है, सब अपने नेता के लिए, अपने मरहूम नेता के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसकी जो स्वर्गीय मुख्तार अंसारी जिसकी उन्होंने मदद करी थी, वो सभी लोग इकट्ठा वहाँ पे हुए। तो वो किसी के सूचना पे कोई इकट्ठा नहीं हुआ था वहाँ पे। वो सब अपने मन से, और कहीं कहीं भी तो बैरिकेटिंग, कहीं कहीं भी तो पुलिस ने रोक रखा था, नहीं तो उससे भी ज़्यादा भीड़ होती वहाँ पे। जी। अच्छा, क्या मानती हैं कि मुख्तार अंसारी का कहीं ना कहीं किसी दलों से या फिर किसी गैंग से आपसी टकराव होता था? नहीं, मुख्तार अंसारी साहब का नहीं होता था, लेकिन उनके ऊपर भले ही होता था, साथ उनके ऊपर जानलेवा हमले किए गए। तो सारी दुश्मनी, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए जो तथाकथित अभी भाजपा की सरकार है उस समय नहीं थी, तो वो उनको मिटाने का काम करती थी, क्योंकि भाजपा वहाँ पे हमेशा से हार जाती थी। तो ये लोग जहाँ पे राजनीतिक कॉम्पिटिटर देखते तो वो उसको ख़त्म करने का काम किया इन्होंने, और इनके साथ भी करने का काम किया है। लेकिन इनको नहीं पता है कि इनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि इनके मौत के बाद भी जनता ने कहा है कि अंसारी परिवार से कोई भी आए, हमारा वोट उन्हीं को जाएगा। जी। गाजीपुर के ही लोग कहते हैं कि अफजाल अंसारी 5 साल में कोई कार्य नहीं किए। कोई गाजीपुर के लोग ये नहीं कहते हैं। एक 99.9% लोग यही कहते हैं कि ये गरीबों के मसीहा, गरीबों के लिए काम किया अंसारी परिवार ने। अंसारी परिवार का खानदान स्वतंत्रता सेनानी रहा है, उनके पिताजी ने काम किया देश के लिए, तो कोई भी नहीं कह सकता है कि अंसारी परिवार जो है वो काम नहीं किया है कोई भी। जी। घोसी में अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, ओपी राजभर के सुपुत्र। क्या कहेंगे, क्या होने वाला है? जी, अभी उनको जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं उनको नतमस्तक कराने का काम किया है, तो वही उनको करना है भाजपा में, वही होगा। इनको नतमस्तक कराएंगे, फिर जनता इनको नतमस्तक कराएगी, फिर इनको भेज देगी इनके घर। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि नतमस्तक होना पड़ता है? जी, भाजपा का जो रूल है, पिछड़े दलितों का शोषण करना, उनको नीचे बिठाना, और पुराने ज़माने की तरह जो हमारा 3000 साल पहले का और 100 साल पहले का जो कानून था, शोषितों और वंचितों को प्रताड़ित करने का, तो वो भाजपा में होता भी। भाजपा के आपके बगल के फैजाबाद के सांसद ने ये बोला है कि 242 में तो हमारी सरकार बन ही सकती है, लेकिन हमको चाहिए 400 सीट। 400 सीट क्यों चाहिए? क्योंकि उनको संविधान को बदलना है। तो संविधान बदलने पे किसको नुकसान होगा, किसको ये नौकर बनाने का काम करेंगे, वो तो सबको पता है। और इनको पता होना चाहिए, जिस मोदी के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं, वो मोदी भी उसी संविधान के थ्रू इतने बड़े सर्वोच्च शिखर पे, भारत के सर्वोच्च शिखर पे बनने का काम किए हैं। और ये संविधान, इनके नेता संविधान बदलने का काम करते, बोलते हैं कि संविधान हम बदल लेंगे 400 सीट आने पे, और ये भ्रम फैलाते हैं कि ब्राह्मण संविधान विरोधी है। तो ब्राह्मण कतई संविधान विरोधी नहीं है। हमारे जैसे ब्राह्मण जो समाजवाद विचारधारा लेके चलते हैं, जो सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं, वो संविधान ही देश चाहते हैं। हम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, हम कोई इस्लामिक देश नहीं चाहते हैं, हम कोई खालिस्तान नहीं चाहते हैं। हमको चाहिए लोकतंत्र, और लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। पीडीए के बारे में थोड़ा खुलासा करिए। जी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और शोषित अगड़े, जी, जिसके लिए हमने काम करा है। जब हमारी सरकार थी, हमारे नेताजी ने काम किया है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया है, और उसी मुद्दे को लेके हम इस लोकसभा चुनाव में भी उतरे हुए हैं कि हमें इनके लिए आगे क्या काम करना, हमें विगत अपनी सरकारों में क्या काम करा है इनके लिए। 4 जून को क्या परिणाम होने वाला है? 4 जून को बीजेपी जाने वाली है। जी। कौन आएगा? अब इंडिया गठबंधन आएगा। जी। कौन बड़ा चेहरा हो सकता है जो दावेदारी करेगा प्रधानमंत्री पद का? अब जो भी दावेदारी करेगा वो पढ़ा लिखा होगा, वेल एजुकेटेड होगा, देश को कर्ज में नहीं डुबोएगा, देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जैसे विगत वर्षों में। कौन कौन हो सकता है ये? अब वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जनता जानना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सांसद लोग चुनते हैं
तो सांसद के थ्रू सांसद तय करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। तो जनता जानना चाहती है कि इंडिया गठबंधन से कौन वो बड़ा चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेगा। जो भी रहेगा वो वर्तमान प्रधानमंत्री से लाख गुना बेहतर रहेगा और वर्तमान प्रधानमंत्री जो है उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे रहेंगे और 12वीं फेल तो नहीं रहेंगे। इतना हम भरोसा दिलाते जनता को कि 12वीं फेल हमारा प्रधानमंत्री नहीं रहेगा अगर हमारी सरकार बनती है तो। जी तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अंशिका पांडे जी को, जो कि समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव हैं। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।